तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल हुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ एंड बहुत सारी अपडेट्स के बारे में प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई। और इसके अलावा हम बात करेंगे, स्पेशली बात करेंगे जॉन सीना के बारे में, उनके रेसलमेनिया 39 के अपोनेंट के बारे में। और हम बात करेंगे AEW और WWE से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़े स्टैट के बारे में, जिससे बात क्लियर हो जाती है कि AEW बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है WWE से। और भी बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रॉ की रेटिंग्स के बारे में, क्योंकि इस हफ्ते कैश इन फेल हो चुका है और ये शो क्राउन ज्वेल के बाद का पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था। तो व्यूअरशिप का या रेटिंग्स का मामला जरूरी भी है। और इस हफ्ते व्यूअरशिप मिली है या फिर रेटिंग मिली है मंडे नाइट रॉ को, वो है 1.59 मिलियन व्यूअर्स। और अगर मैं आपको पिछले हफ्ते की रेटिंग्स बताऊं तो वो थी 1.50 मिलियन व्यूअर्स, और वो भी एक स्पेशल शो था, एक हैलोवीन वाला शो था। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्राउन ज्वेल के बाद यानी रेटिंग्स पे जितना इफेक्ट पड़ना चाहिए था उतना पड़ा नहीं। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि NFL अभी भी चालू है। और एक और चीज़ थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मंडे नाइट रॉ की शुरुआत का जो पहला घंटा था उसमें व्यूअरशिप थी 1.70 मिलियन व्यूअर्स। और वो जो कैश इन फेल वाला पूरा मामला था, या फिर हमने बॉबी लैशली को मॉन्स्टर रूप में देखा, उस दौरान व्यूअरशिप थी 1.40 मिलियन व्यूअर्स। और अगर आप घंटे के हिसाब से लगाओ तो सबसे कम व्यूअरशिप आखिरी घंटे में ही आई है, और सबसे ज़्यादा जो मस्त चीज़ें थी वो आखिरी घंटे में ही थी। अब आप इसे क्या कहोगे? मेरे हिसाब से NFL का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप में। और ओवरऑल USA में इलेक्शंस भी हैं, तो एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को भी अच्छी खासी व्यूअरशिप मिल रही है। तो WWE को अच्छा काम करने की ज़रूरत है। NFL से मुकाबला करने के लिए आपको बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट डालने पड़ेंगे मंडे नाइट रॉ पे। और वैसे भी जैसे ही NFL खत्म होगा आप देखोगे बहुत तगड़ा जंप मिलेगा मंडे नाइट रॉ को। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और वैसे आपको एक अलग से एक स्टैट बताता हूँ जो AEW और WWE की व्यूअरशिप से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे WWE को काफी नुकसान भी हुआ है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात कर रहा हूँ। पिछले साल के मुकाबले इस साल WWE को एनुअल व्यूअरशिप में 76,000 व्यूअर्स का नुकसान हुआ है। और सेम केस अगर आप AEW के साथ देखो एनुअल व्यूअरशिप के मामले में 2021 से लेकर 2022 के बीच, तो उनको फायदा हुआ है, 76,000 व्यूअर्स का उनको फायदा हुआ है। और इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है, AEW में कुछ WWE के पुराने स्पेशल स्टार्स चले गए, एग्जांपल के लिए डीन एम्ब्रोज या फिर डैनियल ब्रायन, और उनको देखने के लिए उनके जो स्पेशल फैंस थे वो स्विच कर गए WWE से AEW की तरफ। और उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं WWE पूरी तरह से देखता हूँ, मगर मैं AEW को भी देखना पसंद करता हूँ। तो ये कुछ रिकॉर्ड थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब आप जज कर सकते हो कि क्या हो रहा है AEW में और क्या हो रहा है WWE में। तो अब बात करते हैं AEW के बारे में, और स्पेशली बात करते हैं पेज के बारे में, यानी सराया के बारे में। तो पिछले कुछ दिन से मामला ये चल रहा है कि सराया क्या फिट है। भले वो AEW में आ गई थी, लेकिन उनको अभी तक मेडिकली क्लियर नहीं किया गया था किसी भी रेसलिंग मैच के लिए। मगर इस हफ्ते हुए डायनामाइट के एपिसोड में ब्रेटी बेकर के सामने, क्योंकि ब्रेटी बेकर के सामने उनकी फ्यूड भी चल रही है, तो ब्रेटी बेकर के सामने उन्होंने खुद से ही अनाउंस कर दिया कि वो 100% मेडिकली क्लियर है किसी भी रेसलिंग मैच के लिए। और किसी के मन में अगर कोई डाउट हो या ना हो तो ट्विटर पे उन्होंने बाकायदा अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी डाल दी है। तो अब आप क्या कहोगे इसके बारे में? और सराया AEW में गई ही इसीलिए है क्योंकि वो रेसल कर पाए, वरना WWE में तो सिर्फ उनको लेजेंड की तरह ट्रीट किया जाता बस, और कुछ भी नहीं। और WWE उनको क्लियर भी नहीं कर रही थी मेडिकली या फिर रेसल करने के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, और सराया बैक आ चुकी हैं, लेजेंड बैक आ चुकी हैं, और उनका बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है WWE वुमेन्स डिवीजन में। और शायद WWE को इनको क्लियर कर देना चाहिए था, मगर अब वो AEW में जा चुकी हैं और AEW में बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगी। और मुझे अच्छे से याद है कि जब पेज ने अपनी अनाउंसमेंट करी थी कि उनको इंजरी है और उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, और मैंने वो सीन भी देख लिया जहाँ पे वो अपने रिटायरमेंट से वापस भी आ गई हैं और अब वो फुल टाइम रेसलर भी बन चुकी हैं। तो एक कमाल का पीरियड रहा है पेज के लिए। और इसी से जुड़ी हुई एक और स्टोरी है मेरे पास आपको बताने के लिए, और वही मेरी नेक्स्ट न्यूज़ भी थी जो मैं आपको बताता। और वो ये थी कि पेज ने सबसे पहले किसको बताया कि वो मेडिकली क्लियर्ड है, और इसका जवाब उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान दिया जो कि रेने यंग होस्ट कर रही थी। आपको पता है डीन एम्ब्रोज की वाइफ रेने यंग, फॉर्मर WWE की कॉरेस्पॉन्डेंस। तो उनके पॉडकास्ट पर सराय या फिर पेज ने ये बताया कि उन्होंने सबसे पहले टेक्स्ट किया था साशा बैंक्स को। और इसका जो रीजन है वो ये है कि साशा बैंक्स और बेली और पेज के बीच शायद मैच चल रहा था, और उसी दौरान पेज इंजर्ड भी हुई थी। तो एक मेंटल प्रेशर था हमेशा से साशा बैंक्स के ऊपर, और उसी प्रेशर को कम करने के लिए सबसे पहले पेज ने बताया साशा बैंक्स को कि वो मेडिकली क्लियर्ड है, इंजरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि पेज ने बस कुछ डॉक्टर्स के साथ बात करके अपने आप को क्लियर करवा लिया या फिर थोड़ा जल्दीबाजी में ये प्रोसेस हुआ है। 100% परफेक्ट जो चीज़ें डॉक्टर, जो मतलब इस बिजनेस से जुड़े हुए डॉक्टर्स थे, उन्होंने 100% चेक करने के बाद, कई डॉक्टर्स ने चेक करने के बाद फाइनली उनको क्लियर किया है। बिकॉज पेज कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर नेक पे हल्का सा भी बम्प पड़ता है, कोई भी झटका पड़ता है, तो शायद वो पैरालाइज भी हो सकती थी, इवन इससे भी ज़्यादा।
तो 100% श्योरिटी के साथ ही पेज ने अपना रिटर्न किया, अपने आप को क्लियर करवाया। और अब बात करते हैं आर-ट्रूथ की इंजरी के बारे में। इंजरी अपडेट आजकल बहुत चल रही हैं। तो आर-ट्रूथ भी इंजर्ड हो गए थे पिछले हफ्ते और इस हफ्ते उनको सर्जरी भी करानी पड़ी और उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो भी चुकी है। और ये सारी बातें ट्वीट करके आर-ट्रूथ ने खुद बताई हैं और साथ ही साथ उन्होंने फैंस का, अपने चाहने वालों का, सबका थैंक यू भी बोला है। और वी होप कि हम जल्दी आर-ट्रूथ को रिंग में देखेंगे। बहुत ही खतरनाक सेगमेंट बना देते हैं कभी कभी वो अपनी ह्यूमर से, अपनी कॉमेडी से। सो गेट वेल सून आर-ट्रूथ। और अब बात करते हैं आर-ट्रूथ के बेबी के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निकी क्रॉस चैंपियन बन गई थी, यानी 24/7 चैंपियन बन गई थी। डेना ब्रूक को हरा दिया था उन्होंने और बैक स्टेज उन्होंने ट्रैश, मतलब गार्बेज के डब्बे में उस चैंपियनशिप को फेंक दिया था। और उस समय मैंने आपको बताया भी था कि शायद आप ये चैंपियनशिप आखिरी बार देख रहे हो और वो चीज हो भी गई है। सो फाइनली एंड ऑफिशियली 24/7 चैंपियनशिप रिटायर हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी वेबसाइट में इसे बिल्कुल अपडेट कर भी दिया है। और अब चैंपियनशिप के आगे लिखा हुआ है 2019 से लेकर 2022, वरना 2022 के आगे लिखा होता प्रेजेंट अगर ये एक्टिव होती चैंपियनशिप पर। फिलहाल ये रिटायर हो चुकी है। और इस 24/7 चैंपियनशिप के साथ कुछ रिकॉर्ड भी शामिल हैं। पहला रिकॉर्ड ये है कि 196 रेंज हुए टोटल 24/7 चैंपियनशिप के, और जिसमें से 53 डिफरेंट टाइम इसे आर-ट्रूथ ने भी रेन किया है। मतलब चैंपियनशिप को आर-ट्रूथ ने 53 टाइम्स जीता है। और सबसे यंगेस्ट जो 24/7 चैंपियन थे वो थे बैड बनी। तो ये कुछ रिकॉर्ड थे जो 24/7 चैंपियनशिप के साथ अब जा चुके हैं। फिलहाल रिकॉर्ड तो रहते ही हैं, चैंपियनशिप भले चली जाए। और आर-ट्रूथ की बेबी अब जा चुकी है। तो देखते हैं आर-ट्रूथ का क्या यूज होता है, क्योंकि 24/7 चैंपियनशिप तो रही नहीं। और मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि क्या आपको लगता है कि 24/7 चैंपियनशिप शुरू से ही एक फेलियर था या फिर एक अच्छा कॉन्सेप्ट था और इसे और आगे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपना ओपिनियन। पर मेरी नजर में हमेशा से, मैं बिल्कुल अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि 24/7 चैंपियनशिप शुरू से ही एक फेलियर था और कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार थे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हुए थे या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की लाइन में सबसे टॉप पे थे, एटलीस्ट 1 to 3 नंबर पे तो थे ही। उनको 24/7 चैंपियनशिप जितवा के जोकर बना दिया गया। और जो मेगा स्टार, जो सुपरस्टार, जो फैन फेवरेट लोग थे, उन्हें मतलब एक ऐसी चीज के पीछे भगवा रहे थे जिसे कोई भी जीत जा रहा था। रेफरी भी जीत जा रहा है, कोई पर्सनैलिटी आके जीत जा रही है, कोई नॉर्मल मैन आके जीत जा रहा है। मतलब कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये फेलियर है, शुरू से एक फेलियर है। और सही टाइम पे इसे मतलब फेंक दिया गया या डीएक्टिवेट कर दिया गया या खत्म कर दिया गया, वो सही डिसीजन है। और अब बात करते हैं हमारे 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और फैंस में, स्पेशली बच्चों में बहुत ही ज्यादा फेवरेट, हमारे जॉन सीना के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो जॉन सीना ने एक पोस्ट लगा रखी है, वो है ब्लड लाइन की, और क्लियरली जॉन सीना ब्लड लाइन को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब वो नीचे कैप्शन में पहले भी कुछ नहीं लिखते थे, अभी भी कुछ नहीं लिखते हैं। और उनका जो पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो किसी क्रिप्टिक बाजार से कम नहीं है। मतलब कुछ भी डाल देंगे, कैसे भी डाल देंगे, कुछ भी एडिटिंग कर देंगे, कौन डालता है क्या डालता है, किसी को फॉलो भी नहीं करते हैं। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा मामला रहता है हमेशा। पर न्यूज़ ये नहीं है, न्यूज़ असल में यह है कि रेसलमेनिया 39 के लिए काफी हद तक लॉक कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना को। और ये न्यूज़ ब्रेक करी है मल्टीपल पोर्टल्स ने, कोई सिंगल पोर्टल या फिर ऐसे किसी ट्विटर हैंडल ने नहीं डाली। बहुत सारे पोर्टल, बहुत सारे न्यूज़ जर्नलिस्ट ने इसे कवर किया है और इसके ऊपर बहुत सारे सुपरस्टार्स का रिएक्शन भी आया है। तो आप स्क्रीन पे देखो, एलए नाइट काफ़ी नज़र ध्यान से देख रहे हैं, मतलब देखने की इमोजी लगा रखी है उन्होंने। और इसके अलावा लोगन पॉल ने भी देखने की इमोजी लगा रखी है, मतलब काफ़ी लोग देख रहे हैं जॉन सीना की तरफ। और इसमें एक नाम गंथर का भी है। और आपको याद होगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कभी भी नहीं बने थे जॉन सीना, तो ये एक बहुत अच्छी फ्यूड या फिर बहुत अच्छा मैच बन भी सकता है। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे गंथर की स्टेटमेंट भी देख सकते हो। उनको पता है कि जॉन सीना एक बहुत बड़े बेबी फेस, विंटेज बेबी फेस रह चुके हैं या फिर हैं, और वो एक बहुत अच्छा काउंटर पार्ट उनका बन सकते हैं। गंथर को ये भी चीज पता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है गंथर की। और मैं ये मैच रेसलमेनिया 39 में देखना चाहूंगा। मैं जॉन सीना का अपोनेंट एलए नाइट को तो नहीं देखना चाहता, लोगन पॉल को भी नहीं देखना चाहता, पर मैं गंथर को जॉन सीना का अपोनेंट जरूर देखना चाहता हूँ। ये मेरा पर्सनल बिल्कुल एक फेवरेट हो सकता है। और अब बात करते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में, जहाँ के लिए एक फेटल 6 वे मैच ऑलरेडी सेट हो चुका है और जिसमें पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे लिव मॉर्गन, शाया ली, रकायल रॉड्रिगज, शॉर्टजी, सोनिया डेविल और लेसी एवेंस। और एक और मैच भी सेट है जो कि स्मैकडाउन वर्ल्ड कप के लिए है। एक तरफ है हमारे शिंस्के नाकामुरा, दूसरी तरफ है हमारे एस्कबार। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।